नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 5 क्या है? चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस जोड़ का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एरियल टेप जोड़, दूसरा है नोटेड टेप जोड़, तीसरा है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और चौथा है डबल क्रॉस टेप जोड़। तो ये डायग्राम दिया हुआ है इसका जॉइंट का, तो इसमें बताना है कि ये कौन सा जोड़ है। तो ये कौन सा जोड़ है? नोटेड टेप जोड़, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेजिन, दूसरा है जस्ता क्लोराइड, तीसरा है साल अमोनियम और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग आमतौर पर जस्ती लोहे की सोल्डरिंग के फ्लक्स के रूप में किया जाता है। जस्ती लोहे पर जस्ता कोटिंग एक क्या है? सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाती है जिसे प्रभावी सोल्डरिंग के लिए हटा दिया जाना चाहिए। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सतह के रासायनिक रूप से साफ करके और इस ऑक्साइड परत को हटाकर एक सक्रिय फ्लक्स के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और रोजिन क्या होता है? गर्म होने पर ऑक्साइड को क्या करता है? हटा देता है और धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तो इसमें पूछा कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है डिप सोल्डरिंग, दूसरा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और चौथा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग और मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं? डिप सोल्डरिंग का। क्यों करते हैं डिप सोल्डरिंग का? जैसे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करने की विधि में मुख्य रूप से धातु के हिस्सों को गर्म करना और फिर सोल्डर नामक मिश्र धातु को पिघलाकर जोड़ पर लगाना यह शामिल किया जाता, जो ठंडा होकर एक मजबूत और विद्युत प्रवाह जोड़ बनाता है। और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का मतलब क्या है? कि सोल्डरिंग एक पिस्तौल के आकार का हाथ से पकड़ने वाला बिजली का उपकरण होता है। यह मुख्य रूप से धातु के दो टुकड़ों में सोल्डर के माध्यम से आपस में जोड़ने और बाहरी इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है, रंगीन कांच और शीट मेटल के काम के लिए इसको सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग को उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, किलो ओम, मिली ओम या मेगा ओम। तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? मेगा ओम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। टेलो, केरालाइट, जस्ता क्लोराइड या साल अमोनियम रेजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरालाइट। केरालाइट, क्योंकि टेलो क्या होता है कि टेलो फ्लक्स का उपयोग मुख्य रूप से सोल्डरिंग और धातु को गर्म
धातुकरण में एक प्राकृतिक फ्लक्स के रूप में किया जाता है, और कांच सोल्डरिंग या लीड फ्रेम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और केरल लाइट का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर की मरम्मत और तारों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लैक्स का उपयोग करेंगे? केरल लाइट। साल अमोनियम रोजिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका मुख्य उपयोग तांबा, पीतल, लोहा, जस्ती लोहे के सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल लाइट। अगला क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? टिन का भाग कम हो जाता है, या शीशे का भाग कम हो जाता है, या स्लज को बनाने से रोक देता है, या जोड़ों पर असमान भाव। तो सोल्डर मुख्यतः किन किन धातु से मिलकर बनी होती है? टिन और लेड से। टिन कितने परसेंट होता है? 60%। और शीशा कितना प्रतिशत होता है? 40%। तो इसमें पूछा है कि पिघले हुए सोल्डर को अगर बार बार पिघलाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टिन का भाग कम हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, टिन का भाग ही कम क्यों हो जाता है? कि इसको बार बार पिघलाने से टिन क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे टिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है और सोल्डर की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? टिन का भाग कम हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को अगर हम उपयोग करने के बाद उसको स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? यह जलने और अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, ऑप्शन डी है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करते समय उसे स्टैंड में रखना क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि उपकरण की कार्य क्षमता भी बनाए रखता है। गर्म सोल्डरिंग आयरन को सीधे मेज पर रखने से आग का खतरा होता है और ये तार को क्या करता है? पिघला सकता है। इसलिए इसका प्रयोग, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय उसे स्टैंड में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जलने और अग्नि को रोकता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? एरियल टेप जोड़, सीधे टेप जोड़, रेड टेल जोड़, या मेरिट जोड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेड टेल जोड़। यानी जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? रेड टेल जोड़। रेड टेल जोड़ ही क्यों? क्योंकि जंक्शन बॉक्स में रेड टेल या पिग टेल छोटे तारों का जोड़ का उपयोग करने के मुख्य कारण क्या है? इसके निम्नलिखित हैं, जैसे सुरक्षा और पहचान, फेज और न्यूट्रल में अंतर, स्विच लैग। क्या है इसके? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड टेल जोड़। अगला क्वेश्चन है कि इस जोड़ का नाम क्या है? कौन सा जॉइंट है? स्काफर्ड जोड़ है, या मेरिट जोड़ है, या वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, या ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ है? तो ये कौन सा जोड़ है? मेरिट जोड़, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, दूसरा है आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, तीसरा है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, और ऑप्शन डी है सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग कहाँ करते हैं?
सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ा होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्रिटानिया टी जोड़ का मुख्य उपयोग ओवरहेड बिजली लाइनों में 4 mm या उससे अधिक व्यास वाले मोटे तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक मजबूत यांत्रिक और सुरक्षित और अच्छी विद्युत चालकता वाला क्या होता है, जॉइंट होता है, जिसका उपयोग मुख्य लाइन में एक शाखा लाइन यानी टी ऑफ निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? पहला है डिप सोल्डरिंग, दूसरी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और चौथा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सोल्डरिंग गन सामान्य आयरन की तुलना में रिपेयर के लिए विशेष रूप से उपयोग ली जाती है, जैसे तेजी से गर्म और ठंडा होना। सोल्डरिंग गन ट्रिगर दबाने से कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाती है और छोड़ देने पर जल्दी ही ठंडी हो जाती है। यह रिपेयरिंग के दौरान बार बार काम रुकने पर सुरक्षित और समय बचाती है। दूसरा है उच्च शक्ति गन, आमतौर पर 100 से 240 वाट या उससे अधिक की होती है और भारी तार कनेक्टर्स या बड़े धातु के हिस्सों में जोड़ने के लिए आवश्यक एवं तीव्र गर्मी प्रदान करती है। जैसे इंटरमिटेंट उपयोग के लिए बेस्ट है और ये मजबूत जोड़ के लिए भी बेस्ट है। तो यहाँ पूछा कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग करेंगे? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? नरम सोल्डरिंग के लिए पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य, पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग या संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिप सोल्डरिंग का। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग का प्रयोग करने के कारण मुख्य हैं, जैसे छोटे भागों के लिए आदर्श तेज और स्टिक प्रक्रिया, यांत्रिक मजबूती, कम लागत, मरम्मत में आसान, इसलिए इसका प्रयोग पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? पोली एमीन हार्डनर, कास्ट रेजिन यौगिक, बिटुमिन्स यौगिक, अपॉक्सी कास्ट रेजिन यौगिक। यानी कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक, गर्म कंपाउंड की तरह डाला जाता है? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिटुमिन्स यौगिक। बिटुमिन्स यौगिक को यह केबल में जोड़ों को सील करने और उन्हें नमी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में मुख्य बातें जैसे निम्नलिखित है, जैसे पदार्थ यह उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेटिंग कंपाउंड है और इसकी प्रक्रिया क्या है कि इसे गर्म किया जाता है और जिससे यह तरल रूप में आ जाता है और फिर केबल बॉक्स या जोड़ों में डाला जाता है। ठंडा होने पर यह ठोस कठोर परत बना लेता है और इसके कार्य क्या है? यह नमी, पानी और मिट्टी के रसायनों से केबल के जोड़ों की रक्षा करता है और इसकी विशेषता क्या है कि यह एक बेहतरीन कुचालक भी है। तो में पूछा कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुमिन्स यौगिक। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्टैंडर्ड चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एक चालक की त्रिज्या या सभी चालकों का व्यास या प्रत्येक चालक का व्यास? तो इसमें 1.40 क्या दर्शाता है? तो 1.40 क्या दर्शाता है? प्रत्येक चालक का व्यास, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और 7 क्या दर्शाता है? 7 चालक में
कंडक्टर में मौजूद तारों की कुल संख्या, और 1.40 दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास, और 7 दर्शाता है कंडक्टर में मौजूद कुल तारों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? 61 महो प्रति मीटर, 56 महो प्रति मीटर, 35 महो प्रति मीटर या 28 महो प्रति मीटर। तो एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? 35 महो प्रति मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? डिप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक फिलर की तुलना में अधिक टिकाऊ, मजबूत और स्थायी होता है, और इस प्रक्रिया को बॉडी सोल्डरिंग भी कहा जाता है, और इसके मुख्य कारण भी निम्नलिखित है, जैसे स्थायित्व और मजबूती, दूसरा है कम तापमान प्रकार्य, तीसरा है सही फिनिशिंग, चौथा है जंगरोधक, या पांचवा है उच्च गुणवत्ता। तो वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करेंगे? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? कम कीमत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज या अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? गूथे हुए तार कई पतले तारों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिससे वे बहुत क्या होते हैं? लचीले होते हैं, और इन्हें आसानी से मोड़ा या घुमाया जा सकता है और तंग जगहों से गुजारा जाता है। जैसे इसका बेहतर स्थायित्व बेहतर होता है, स्थापना में आसानी, ऊष्मा और बेहतर अपव्यय, और त्वचा प्रभाव में कमी और विश्वसनीयता। तो गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या क्या लाभ हैं? अत्यधिक लचीला, बेहतर स्थायित्व, स्थापना में आसानी, ऊष्मा बेहतर अपव्यय, त्वचा प्रभाव में नमी और विश्वसनीयता। तो यहाँ कौन सा दिया हो कि अधिक लचीला, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम पूछा है कि ये कौन सी सोल्डरिंग विधि है। डिप सोल्डरिंग है, या सोल्डरिंग आयरन है, या सोल्डरिंग गन है, या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो ये कौन सी सोल्डरिंग? आयरन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ठोस चालक की तुलना में गूथे हुए चालक की हानि क्या? उसमें लाभ पूछा था अधिक लचीला, और इसमें पूछी हानि। तो हानि क्या क्या है कि कम लचीलापन, बार बार मोड़ने पर टूटने का खतरा, स्थापना में कठिनाई, बड़े व्यास में अनुपयुक्तता और त्वचा प्रभाव। ये है कि इसकी हानि। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? कम लचीलापन। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? डिप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, या तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? सोल्डरिंग किसका डायग्राम है? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? अत्यधिक ऊष्मन, अपर्याप्त ऊष्मन, सोल्डर का गलत प्रयोग, या उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का मुख्य कारण यह है कि सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती। इसके परिणाम स्वरूप सोल्डर पूरी तरह से नहीं पिघलता और घटकों के बीच कमजोर और अधूरा जोड़ बनता है।
तो इसमें पर्याप्त गर्मी नहीं मिल पाती, इसलिए ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? अपर्याप्त ऊष्मन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का प्रयोग करते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, नंगे कंडक्टर और टू कोर केबल। तो विस्तार लाइनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विस्तार लाइनों के लिए बेयर कंडक्टर का उपयोग करने के पीछे मुख्य कारण है कि इसकी किफायती लागत, बेहतर यांत्रिकी मजबूती और गर्मी का आसान अपयोग। इन लाइनों पर इंसुलेशन नहीं होता क्योंकि इन्हें बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है जहां इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो विस्तार लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का प्रयोग करते हैं? बेयर कंडक्टर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंगे कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन या जर्मेनियम। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जर्मेनियम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुण होता है? अभ्रक में, यूरेका में, तांबा या मैग्नीन में। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण होता है? तो किस में होता है सबसे ज्यादा? अभ्रक में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, तांबा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर और चौथा है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। तो तांबा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ आवर्त सारणी अनुसार चालक पदार्थों के परमाणु में संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 या 5, 4 से कम या 4 से ज्यादा। तो आवर्त सारणी के अनुसार चालक पदार्थों में परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 से कम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, कितनी होती है? 1.724 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर या 1.64 इंटू 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर या 2.89 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर या 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.64 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है? तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है? 71% या 60% या 50% या 58%। तो कितनी होती है एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा? 60%, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसके परत चढ़ाते हैं? पीतल के, सोने की, जस्ता या एल्यूमिनियम की। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, कुचालक पदार्थों के परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कुचालक पदार्थों के परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 से अधिक, 4 या 4 से कम या केवल 2? तो कितनी होती है? 4 से अधिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुचालक पदार्थों के परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 से अधिक। अगला है, स्विच होल्डर और सॉकेट इत्यादि के आधार बनाने के लिए इत्यादि के आधार कौन से धातु के बनाए जाते हैं? पीवीसी के, बेकेलाइट के, एबोनाइट के या रबड़ के। तो किसके बनाए जाते हैं स्विच होल्डर और सॉकेट के आधार? बेकेलाइट के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या है, एक रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए? निम्न वोल्टेज टूटन या उच्च परावैद्युत सामर्थ्य या कम स्थिरता या जल श्लेष्य। तो एक रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होता है कि वह निम्न वोल्टेज टूटन या उच्च परावैद्युत सामर्थ्य या कम स्थिरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। क्या है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? मैग्नीन का भी नहीं करते, कॉन्स्टेंशन का भी नहीं करते, या टंगस्टन या नाइक्रोम। किसका प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए? नाइक्रोम का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जोड़ों में सुधार करने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। तनन सामर्थ्य, प्रतिरोधकता, तन्यता और चालकता। जोड़ों में चालकता सुधार करने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालकता। एक 60% टिन और 40% लेड वाले मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? 219 डिग्री सेंटीग्रेड, 237 डिग्री सेंटीग्रेड, या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या 185 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60% टिन और 40% लेड वाले मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? 219 भी नहीं होता, 237 भी नहीं होता, 200 भी नहीं होता, कितना होता है? 185 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या चांदी का उपयोग किया जाता है? चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं? सर्किट ब्रेकर में भी करते हैं, ऊर्जा मापियों के दिक्परिवर्तक यानी कम्यूटेटर में भी करते हैं, पुश बटन के कॉन्टेक्ट्स में भी करते हैं। तो चांदी का उपयोग यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी में इसका प्रयोग करते हैं। क्या है, चालक पदार्थों में मानक चालक माना जाता है? चांदी, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम। तो चालक पदार्थों में मानक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा माना जाता है? चांदी, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा कंडक्टर किसको मानते हैं? कॉपर को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम तांबे की अपेक्षा भार में कितना होता है? समान होता है, दोगुना होता है, 1/2 होता है, यानी आधा होता है, 1/4 भाग। तो एल्यूमिनियम तांबे की अपेक्षा कितना होता है? 1/2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधा होता है यानी। अगला, लोहा व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा होती है, कितनी होती है? 1/8, 8 गुणा, 4 गुणा, 1/4। लोहा व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है? 1/8, या 8 गुणा, 4 गुणा, 1/4। तो कितनी होती है? 1/8, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तांबा व एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा होती है। एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1/8, या 8 गुणा, 4 गुणा, 1/4। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/8। अगला है, इलेक्ट्रिकल कार्यों में प्रयोग हुए कार्बन के शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए, जैसे 90.9% या 95.9% या 96.9% या 99.9%। तो इलेक्ट्रिकल कार्यों में प्रयोग हुए कार्बन की शुद्धता का स्तर कितना होता है? 99.9%, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, निम्न में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? कौन से पदार्थ में होता है सबसे कम? चांदी में होता है, या एल्यूमिनियम में होता है, तांबा में होता है, लोहे में होता है? तो सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? नाइक्रोम का। तो यहाँ पूछा है सबसे
कम विशिष्ट प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चांदी। अगला है क्लास ई इंसुलेशन के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में अधिकतम अनुमत तापमान क्या है? 90 डिग्री या 155 डिग्री या 115 डिग्री या 120 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री कौन से क्लास में आते हैं? वाई क्लास, वाई इंसुलेशन में। और 155 डिग्री एफ इंसुलेशन में। और 115 डिग्री कौन से में आती है? ए में। और 120 डिग्री कौन से में आती है? ई में। तो यहाँ पूछा है ई के लिए पूछा, तो ई के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लास ई इंसुलेशन के लिए सेंटीग्रेड में अधिकतम अनुमत तापमान क्या है? यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पदार्थ का ताप प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है? किसका होता है ऋणात्मक? माइनस टंगस्टन का, यूरेका का, कार्बन का या नाइक्रोम का। तो किसका होता है ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक? टंगस्टन का भी नहीं होता, यूरेका का भी नहीं होता, किसका होता है? कार्बन का। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।